अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोगों ने कल एर्गोनॉमिक्स और वर्क प्लेस असेसमेंट स्टार्ट की थी। उसमें हमने टाइप्स देखी थी असेसमेंट्स की, कौन कौन सी तरह से हम लोग असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें हमने सिलेक्शन ऑफ वर्क रिलेटेड असेसमेंट कैसे करनी है, वर्क रिलेटेड असेसमेंट के पर्पसेस क्या क्या हैं, और कुछ हमने ये चार्ट्स देखे थे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा जी। सर आ रही है। चल, अब हम लोग जो है जी फंक्शनल कैपेसिटी की जो है जो वैल्यूएशन करनी है हमने जॉब रिलेटेड। तो हमने जब कल डेफिनेशन देखी थी तो हमने कहा था कि कोई जब भी हम लोग नॉन जॉब रिलेटेड कैपेसिटी वैल्यूएशन करनी है, तो जब भी हम लोग नॉन जॉब रिलेटेड कैपेसिटी वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग इसमें एक्चुअली पर्सन की जनरल कैपेबिलिटीज को देख रहे होते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का काम करने के लिए उसकी फिजिकल फिटनेस देख रहे हैं, उसके इमोशनल कोग्निटिव स्टेटस को देख रहे हैं, एज अ जनरल देख रहे हैं। तो ये वाली वैल्यूएशन जो है वो एक जनरलाइजेबल होती है, और इसका स्पेसिफिक पर्पस किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए रिहेबिलिटेशन करना नहीं होता, बल्कि एक जनरल होता है। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ हो रहे हैं, और कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ये टूल्स के अंदर हमारे पास मैं आगे हमने थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखी हुई है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मैंने जो जिन कंट्रीज़ की एग्जांपल दी है उनमें ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, हांगकॉन्ग है, और यूरोप एज अ होल है। तो ऑस्ट्रेलिया को फिजियोथेरेपी या ergonomics के हवाले से सबसे आगे समझा जाता है, तो न्यूजीलैंड को सबसे आगे समझा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कंट्री आउटकम मेजर्स या आउटकम टूल या असेसमेंट टूल्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ इनके नेम्स हैं, आपको नेम्स आने चाहिए, उनके एब्रीविएशन कंप्लीट आने चाहिए। तो पहला टूल है वर्क हैब फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन है। दूसरा है इसरनहैगन वर्क सिस्टम्स फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन। एर्गो साइंस फिजिकल वर्क परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। ब्लैंकेनशिप फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन है। की फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट है। वर्केबिलिटी MK3 है। एपिक लिफ्ट कैपेसिटी ELC टेस्ट है। वेस्ट स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन है। प्रोग्रेसिव आइसो इनर्शियल लिफ्टिंग एवेल्यूएशन है। वेलपर कंपोनेंट्स वर्क सैंपल है। ये इनके सिर्फ आपने नाम पढ़ने हैं, सारे नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं। 3-4 नाम आपने आगे वैसे ही जब एवेल्यूएशन करनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ठीक है ठीक है। आप मुझे असाइनमेंट ईमेल कर दें, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भेज देता हूँ। तो मैं आप मुझे अपना असाइनमेंट में मुझे भेज दें ताकि मैं उसको मूडल पे अपलोड कर देता हूँ। मूडल पे आपको एज अ टीचर नॉन जो एडिटिंग टीचर है मैं आपको एनरोल कर देता हूँ। आप वहाँ पे उनकी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आप वर्ड पे लिख के मुझे भेज दें। अच्छा भाई, आप लोगों की एनाटमी की असाइनमेंट मैं मूडल पे अपलोड कर दूँगा, आपने वहीं पे सबमिट करवानी है। तो मैडम मुझे भेज देंगी, उसके साथ में आपको आपने वहीं पे सबमिट करा देनी है, वो वहीं पे चेक भी कर लेंगे। तो हम लोग लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। लेक्चर हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल कैपेसिटी एवेल्यूएशन में हमने ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। उसके बाद
यूके के यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर हमने जैसे पहले देखा है जी कि हमने इसन हैगन वर्क सिस्टम देखा है, ठीक है, PWBE ब्लैंकेटशिप फंक्शनल कैपेसिटी वैल्यूएशन वर्क स्टेप्स और अर्गो वर्क स्टिमुलेटर। इसी तरह से हांगकांग में वेल्पर कंपोनेंट सैंपल 7 बैल्टीमोर थेराप्यूटिक इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट आर पॉपुलर, और ऑस्ट्रेलिया में और यूके यूएस में ऑलमोस्ट सेम है, यूरोप में, सॉरी। अच्छा, अब ट्रैवर का केस सिनेरियो की तरफ हम लोग वापस आते हैं। ये आप लोग जरा ट्रैवर का केस पढ़ें, ट्रैवर का केस क्या था। हमारे पास 33 साल का क्रेन चेजर है, उसकी टांग पे क्रश इंजरी है, एंकल फ्यूज्ड है, लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ जो सी है उसकी रिड्यूस्ड है। अब अपने उसको रिहेबिलिटेट करना है। अब इसके अंदर एक चीज़ कंफर्म होगी कि वो प्रीवियस जॉब की तरफ नहीं जा रहा, उसने कोई ना कोई न्यू जॉब करनी है। तो इसके अंदर अब आप उसकी जो वैल्यूएशन करेंगे वो आपकी उसकी फंक्शनल कैपेसिटी वैल्यूएशन नॉन जॉब रिलेटेड करेंगे कि वो काम क्या क्या कर सकता है, किस तरह के काम कर सकता है। आप उसके अंदर उसकी जो सा है लिफ्टिंग कैपेसिटीज देख सकते हैं, उसकी गेट कैपेसिटी, वॉकिंग कैपेसिटीज देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने यहाँ पे पर्पज आपने ध्यान में रखना है कि ट्रैवर के केस के अंदर आपने जो वैल्यूएशन करनी है वो आपकी नॉन जॉब फंक्शनल कैपेसिटी वैल्यूएशन होगी। अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो वर्क रिलेटेड असेसमेंट के अंदर और उसकी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर हम लोग जो है उसकी यूटिलिटीज देखते हैं, क्या क्या काम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस तरह के काम हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम लोग डिपेंडेबिलिटी देखते हैं। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बेनिफिट ये है कि ये एक्यूरेट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, क्रेडिबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं और यूजफुल हैं। और क्वांटिटेटिव का अगर हम देखें तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, रिलायबल है, रिप्रोड्यूसेबल हैं, और स्पेसिफिक से जनरलाइजेबिलिटी डेवलप होती है क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हुए। बेसिकली ये किसी भी वर्क रिलेटेड असेसमेंट का अगर हम लोग टूल की बात कर रहे हैं तो ये उसकी क्वालिटीज़ हैं कि उसके हमने क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट देखने हैं और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट देखने हैं। क्वालिटेटिव में हमने उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीज़ें हमने उसकी असेस करनी है। फिर हम लोगों ने देखनी है कि जी वर्क कैपेसिटी इवैल्यूएशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो जितनी भी वर्क कैपेसिटी वैल्यूएशन डिवाइसेस हैं ये यूजली कंप्यूटर लिंक्ड होती हैं, और कंप्यूटर से जो इनसे इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन आ रही होती है या असेसमेंट हो रही होती है वो कंप्यूटर के साथ जनरेट हो रही होती है, ठीक है। और इसको हम लोग जो सा है हार्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को ठीक डेवलप करने के लिए और उसको प्रोग्रेस करने के लिए दोनों कंडीशन में हम लोग इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल असेसमेंट के लिए भी ही यूज़ होती हैं। अब जो डिवाइसेस हैं उनका पर्पज सिर्फ असेसमेंट नहीं है, आप उसको प्रोग्राम कंडीशनिंग और प्रोग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ज़्यादातर ये एक टास्क से टास्क टू टास्क जो सा है असेसमेंट करती हैं, मतलब लिफ्टिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, डिपेंड करता है कौन कौन से टास्क के ऊपर ये चल रही हैं। सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज इक्विपमेंट है वो है बेल्टीमोर थेरापेटिक इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजीज है। बेसिकली ये कंपनी है, उसने 3 तरह के इक्विपमेंट बनाए हैं। बेल्टीमोर थेरापेटिक इक्विपमेंट वर्क सिमुलेटर 2 BTE WS, BTE प्राइमस और BTE इवेल्युएशन रिहेबिलिटेशन।
बैटरी मोर अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें तो इनकी वेबसाइट भी खुल जाती है, उसके अंदर इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास बैटरी मोर वर्क सिमुलेटर 2 है, थेराप्यूटिक इक्विपमेंट वर्क सिमुलेटर 2 है। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है जी कि ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की कंडीशन के अंदर यूज हो सकता है, दोनों तरह की असेसमेंट यूज कर सकता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स जो सी इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर लिम के लिए यूज होता है, आप इसको लोअर लिम के लिए यूज नहीं कर सकते। इसकी टेस्ट रिलायबिलिटी जो सी है काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर जो चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि ये स्टैटिक जो मोड्स हैं इसके वो ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट हैं एज कम्पेयर टू डायनेमिक मोड। ये आगे एक वीडियो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जी, बेल्टीमोर थेराप्यूटिक इक्विपमेंट सिमुलेटर 2 जो है। The BTE Work Simulator is made by Baltimore Therapeutic Equipment Company. What this machine can do, it can simulate different functional tasks, everything from vacuuming to driving a car. We can customize it for each patient individually. We can help to chart their progress as they go through and set goals for them to achieve. अब आप देखें, ये कार ड्राइविंग के लिए वो सिमुलेशन करवा रहे हैं कि कार ड्राइव कर सकता है या नहीं, उसके लिए स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकता है या नहीं। तो बेसिकली ये आपके पास बैटरी और थेराप्यूटिक इक्विपमेंट सिमुलेटर 2 था, जिसको हम लोग अपर लिम की असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग अपर लिम के इसमें ट्रेनिंग भी इसके के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पर्पज के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन स्टैटिक को बेटर कंसिडर किया गया है एज कम्पेयर टू डायनेमिक। अगर आप इसके उसके बाद हम लोग अगले पे चले जाएं तो बेल्टीमोर थेराप्यूटिक इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्राइमस है। ठीक है। ये रिलेटिवली न्यूली जनरेटेड इक्विपमेंट है। इसका बेनिफिट ये है कि ये अपर और लोअर लिम दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ट्रंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास वहाँ पे हमारे पास थे स्टैटिक और डायनेमिक मोड थे, यहाँ पे आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक मोड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो चीज़ रिलायबिलिटी देखी गई है वो ये देखी गई है कि जी इसके जो स्टैटिक पर्पसेस हैं उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक चीज़ का इशू है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टडीज नहीं की गई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से। ठीक है, क्योंकि ये भी आई थिंक 2006 में ये फर्स्ट टाइम में हुआ या 2015 में, ज़्यादा पुराना नहीं है। और स्टैटिक और डायनेमिक का बेसिकली डिफरेंस क्या है? स्टैटिक में ये है कि आपने एक जगह पे उसको फिक्स करके रखा हुआ है, मतलब उसने वेट उठा लिया तो उसने उठा लिया। ठीक है, वो उसको मूव नहीं कर रहा उठा के, उसको देख रहे हैं कि वो खड़ा होकर या वेट पर उठा के कितनी देर तक रख सकता है। डायनेमिक के अंदर वो कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ये वीडियो देखी तो वीडियो के अंदर ये डायनेमिक टेस्टिंग हो रही है कि वो मूव कर रहा है या कर रही है या नहीं। अगर वो सिंपली एक जगह पे फिक्स कर दें, ये भी डायनेमिक ही है। सिंपली एक चीज को फिक्स कर दें कि वो उसको पकड़ के सिर्फ जोर लगाने की कोशिश करे तो उसको हम लोग स्टैटिक के अंदर लेंगे। ये एक हमारे पास बीटी प्राइमस की पिक्चर है। अगर आप इसमें देखें तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है। उसने लेग लिफ्ट की हुई है, मूव कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर यूज करना है, और लिफ्टिंग ट्रे लिफ्ट करनी है या वेट उठाना है। अब ये चीज़ आप देखें, अगर आपके पास कोई स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए ना तो उनमें ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उनसे परफॉर्म करें तो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान में ये इक्विपमेंट हमारे पास वाकई नहीं है, किसी के पास भी है, लेकिन अगर ये किसी के पास हो तो आप देखेंगे आप बहुत सारी रिहेबिलिटेशन टास्क स्पेसिफिक इसके थ्रू करवा सकते हैं। ये एक वीडियो है हमारे पास, इसमें आई थिंक स्टैटिक और डायनेमिक दोनों उसने परफॉर्म की हैं। अब ये देखें ये रिस्क एक्सटेंशन के लिए एक्टिविटी कर रहा है। Make sure that when I unlock, I've got no resistance. I want to make sure the person got a full flexion. Because if they can't, that means I've got to move this pad back a little bit so they get full range of motion. And then I'm going to tighten those little knobs underneath so it's going to hold in that position. So now if I want to do flexion, I'm going to start fully extended, rest ready. Now you're 24 pounds. Now I can do wrist flexion. I go through the full range. If I put a range of motion, stop the end, and then have a visual goal. Again, I'm going to want to do these short strokes. Put a range of motion. आप इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखिए ग्राफ भी उसका मूव कर रहा है जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा है। फिर बैल्टीमोर थेराप्यूटिक इक्विपमेंट टेक्नोलॉजीज इवैल्यूएशन रिहेबिलिटेशन है। ठीक है, ये पहले इसको हम लोग फोकस के नाम से जानते थे और ये बेसिकली इसी के जो इक्विपमेंट के ऊपर रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल डेवलप्ड हैं और इसके साथ साथ ELC टेस्ट है। इसको ELC टेस्ट को हम लोग एपिक लिफ्टिंग कैपेसिटी, मतलब वेट कितना लिफ्ट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी का टेस्ट कहते हैं। फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन इसके अंदर देख सकते हैं और फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन दूसरी कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी भी टेस्टेबिलिटी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम लोग यहाँ पे ही रहें और मैं इनकी BTE की वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपको मेरी वेबसाइट ये नज़र आ रही है? अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये सिमुलेटर है, प्राइमस है, उसके अलावा नेक रिहेबिलिटेशन सिस्टम है, फंक्शनल टेस्टिंग है, पोर्टेबल वैल्यूएशन सिस्टम है, एक्सेंट्रोन है, प्राइमसिस डिफरेंट टाइप के हैं। आप इसके अगर डिटेल में जाते जाएं तो हर चीज़ की उन्होंने लहदा इवन के रिहेबिलिटेशन के प्रोटोकॉल्स तक इन्होंने दिए हुए हैं कि आपने कैसे रिहेबिलिटेशन करनी है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इनकी डिटेल मैंने कल जब लेक्चर बना रहा था तो मैंने इसको देखा भी था कि कैसे आप ईच स्टेप के थ्रू एंकल पे कैसे करना है, हैंड पे कैसे करना है, नी पे कैसे करना है, हर एक चीज़ इन्होंने लहदा परफॉर्म करके मेथड उसका पूरा प्रोटोकॉल लिख के दिया हुआ है। तो ये बेसिकली आपके मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है फंक्शनल कैपेसिटी जनरल एवेल्यूएशन के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास अर्गोस वर्क सिमुलेटर आ जाता है। अर्गोस वर्क सिमुलेटर जो सा है इसके अंदर 5
जो टेस्ट पैनल होते हैं जिनके डिफरेंट थ्रू हम लोग डिफरेंट टास्क के लिए स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करते हैं। इसके थ्रू हम लोग बॉडी मैकेनिक्स को ट्रेन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को ट्रेन और असेस कर सकते हैं, मूवमेंट और स्पीड एक्यूरेसी को देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो से हैं उनके लिए हमारे पास क्राइटेरिया और रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, और इसको हम लोग पर्सन टू पर्सन परफॉर्मेंस के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एवेल्युएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी जो रिसर्च बेस्ड है या स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहती हैं जी कि इसकी स्टैटिक और डायनामिक लिफ्टिंग के लिए हमारे पास रिलायबिलिटी है और स्टेटेड वर्क टॉलरेंस के लिए रिलायबिलिटी है। बाकी जो तीन चीज़ें हैं उनके लिए रिलायबिलिटी स्टडी नहीं है। कंकरेंट वैलिडिटी जो सी है वो अभी तक डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का डिफरेंट ये है कि जी के रिलायबिलिटी जो है वो एक ही चाहे रिजल्ट जो सा है डिफरेंट लोगों में मिले, और वैलिडिटी का मतलब ये है कि जी के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट हैं या वैलिड हैं या नहीं है। ये खैर स्टैटिस्टिक्स की टर्म में अभी आपके लिए शायद ये आप लोगों ने ना पढ़ी हो या आपके समझ में नहीं आएंगी। इनकी आगे फर्दर टाइप होंगी। कंकरेंट वैलिडिटी की भी वैलिडिटी की एक टाइप है। हम लोग ये एर्गो स्टिमुलेटर की अगर एक वीडियो देखें तो ये हमारे पास सॉरी ज़रा लेक्चर हेल्ड हो गया। वीडियोस जब इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर प्ले करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का इशू आता है। वेट करें ज़रा।
तो अभी आपने दो इक्विपमेंट अभी तक देखे, एक एर्गोस वर्क सिमुलेटर था और दूसरा बैल्टीमोर थेरापेटिक इक्विपमेंट सिमुलेटर थे। अब आप खुद ही इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये इक्विपमेंट इस तरह के हमारे पास अवेलेबल हों तो कितनी आपकी रिहेबिलिटेशन ईजी हो जाएगी और कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको चीज़ों का आइडिया होगा कि जी ये चीज़ ऐसे परफॉर्म करनी है, ये ऐसे पर इसकी ये डेफिशिएंसीज है, आप टास्क स्पेसिफिक उसकी ट्रेनिंग करवा सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अभी तक एर्गोनॉमिक्स के ऊपर किसी बंदे ने काम करने की किसी को तौफीक नहीं हुई है। तो आप फ्यूचर में चाहें तो आप एर्गोनॉमिक्स में काम कर सकते हैं, इस तरह का इक्विपमेंट रख सकते हैं और इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकती हैं। इससे आपके ये है कि आपके के पास एक न्यू चीज़ होगी, आपके पास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट भी ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ तक हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, बुरी खबर ये है कि जी छुट्टियां का कोई चांस नहीं है, बल्कि फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेस भी स्टार्ट होने लगी हैं प्रॉपर रेगुलरली। मतलब आपकी तो मत बज ही रही है, मेरी और ज़्यादा बजेगी। और सारों रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज उनकी स्केजूल दोबारा बन रहा है या एडअप हो रहा है, तो होप्स है वो विद इन अ वीक या 2 वीक्स क्लासेस सबकी स्टार्ट हो जाएंगी। और मे बी है आपके जो लेक्चर हैं, ये स्केजूल है, ये मज़ीद टफ हो जाए, तो हड़ताल करनी है तो कर दो। असाइनमेंट बेटा ख़त्म करवा दें, इस चीज़ के ऊपर चलें बात करते हैं, क्योंकि ये वाकई टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें पढ़ने में इशू तो होता है। तो खैर देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लेक्चर इतने ज़्यादा होंगे तो फिर इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं बन सकती। तो बात करते हैं। और बाकी बेनिफिट भी कोई नहीं है जिस तरह की असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं। तो चलें करता हूँ मैं बात, कोई जो कुछ हो सकता होगा उसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। और बाकी लेक्चर अब आपका, कल आपका लेक्चर है एनाटमी का है और फिजियोलॉजी का है। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे भी, और स्लाइड्स भी आपको सेंड कर दूंगा। तो जो भी हो सकता होगा वो हम करेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।